नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक और प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में 9वां प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हमें आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है और हम जो है उत्साहित होकर वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से नहीं होना ये किस्मत का खेल होता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी रह गई है जिसको आपको पूरा करना है, उत्साहित होकर मेहनत करना है और अब जो है नए तरीके से मेहनत करना है। यानी कि आप जब उसी के बारे में सोचते रहिएगा तो और जो है निगेटिव होते चले जाइएगा, क्योंकि कहा गया है चिंता से चतुराई घटे। तो आपकी चतुराई कमती जाएगी, तो आपको जो है इसी में भलाई है कि आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और 4.0 को जो है टारगेट कीजिए। और जिनका रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। आप जो है डॉक्यूमेंट का तैयारी करके काउंसलिंग का जो है तैयारी कर लीजिए और जो है लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सबसे हट करके मेहनत किया है। क्योंकि 1-2 नंबर ही रिजल्ट का खेल होता है, तो आपने उसको अचीवमेंट किया है। तो आप सभी जो है कागज़ की जो मांगा गया है उसको तैयारी करके 3 गो फाइल बनाकर रख लीजिएगा। तो आज जो वीडियो लाए हैं वो प्रैक्टिस सेट है। आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीडी 4.0, यानी अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 के हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, जूनियर टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास सेट जो है 9 करने वाले हैं, यानी 8 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल हिंदी जंक्शन पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के जो बीपीएससी में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को देखने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका तरीका क्या रहता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इन 80 प्रश्नों में आप कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा, आपका कितना सही हुआ है। जिनको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिल गया है उनका 80 में 80 होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार बना चुके हैं। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी 70 प्लस करनी चाहिए, क्योंकि ए स्टेट में जो पढ़े हैं लगभग 50% प्रश्न वहीं से हिंदी साहित्य से पूछा गया होता है। तो आप जो है इसको बनाइए, देखिए, समझिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। अगर पेपर 2 का चाहिए ए स्टेट का, तो इसी नंबर पे जो है पेमेंट करके 199 रुपया स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। पेपर 1 ए स्टेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पीडीएफ भेजा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं हिंदी जंक्शन के माध्यम से, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से टीडी 3.0 में लगभग 250 बच्चों से 250 प्लस बच्चों ने सफलता पाया है। तो आप भी हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास सेट 9 उसको जो क्या है इसमें प्रश्न, उस प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान देते हैं उन प्रश्नों की ओर और उसके जो है उत्तर क्या है, आंसर क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 9, ये 9वां यानी 9वां अभ्यास सेट है। 8 अभ्यास सेट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। ये 9वां अभ्यास सेट है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कितना जो है इसमें सही करते हैं हम देखते हैं, 80 में कितना आप सही कर पाते हैं।
तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बतानी है। इस तरीका के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से 2-4-5 ने नेट में भी सफलता पाई है। तो आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। नेट की तैयारी स्पेशल कराने के लिए समय नहीं मिलता है, इसके कारण हम जो है नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय मिलेगा तो उसका भी करवाएंगे। तो इस तरीका के प्रश्न नेट में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ जो है प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो आप देखिए इसका सही क्या होता है। 5 विकल्प रहते हैं बीपीएससी में, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और अच्छे से विकल्प को समझिए और आंसर दीजिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है बीपीएससी में मेरिट बनाने के लिए। क्योंकि इस बार देखें पीजीटी का जो कटअप है हाई हो गया है, तो आपका 90 प्लस करके चलना है जनरल के लिए, और 85 प्लस करके चलना है कैटेगरी के लिए, तभी रिजल्ट होने की संभावना है। तो आप जो है हिंदी को स्कोरिंग कीजिएगा तो जीके जीएस कम भी रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास प्रश्न है। तो ये जो है बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, उसके बारे में कहा गया है। तो ये जो कहने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिहारी सतसई है तो बिहारी नाम आया। अब आपको ये सोचना है कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के हैं। रीति काल के किस धारा के कवि हैं, तो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। हजारी प्रसाद का नाम आया तो इनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इनका जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है, आप हमेशा जो है नहीं और है में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इससे बचना है। तो इसको देखते हैं विकल्प के अनुसार इसका जो है बनेगा। अंधा युग धनवीर भारती का है, बिल्कुल सही है। अमृत पुत्री हरिकृष्ण प्रेमी का है, ये भी सही है। कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण रार का है, ये भी सही है। जो कि इसमें नहीं पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित सभी है और नहीं पूछा है तो विकल्प ग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। नंददास की रचना रसमंजरी का प्रमुख वर्ण विषयक क्या है, यानी उसमें किसका वर्णन किया गया है आपको बताना है, यानी वर्णन का विषय क्या है उसी को आपको बताना है। तो देखिए नंददास का जो वर्णन का विषय है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो रसमंजरी नंददास की रचना, इसमें भक्ति निरूपण नहीं है, ऐसा नहीं है। नायक नायिका भेद, बिल्कुल ये जो है रक्षण ग्रंथ है। नायक नायिका भेद है। आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। रसमंजरी जो नंददास की रचना है उसका प्रमुख वर्ण विषय जो है वो नायक नायिका भेद है। तो 3 का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक उत्साह मिल सके। अगर आप मेरा नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट मेरा रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी को बेहतर कर देगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपारंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन किसका है, यानी ये जो कथन है वो किसका है। भ्रमर गीत के बारे में सूरदास की जो रचना है उसके बारे में कहा गया है, तो ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि,
पर हृदय को साथ देकर। अपनी निबंध कला के विषय में उक्त स्वीकारोक्ति किसकी है, यानी ये जो बातें कहा गया है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो बातें की गई है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। और ये बातें उनकी रचना जो है चिंतामणि एक रचना है भागवत रामचंद्र शुक्ल का, उसी में ये बातें उसके जो भूमिका है उसमें ये बात लिखते हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और माधुर्य का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको भी आई मानिए। ऐसा किसमें कहा गया है आपको बताना है। तो किसकी भक्ति में ये कहा गया है, तो ये जो कहा गया है ये बारी बारी से विचार कीजिए। तो ये जो कहा गया है तो रस खान की जो भक्ति है उसमें कहा गया है विकल्प क सही। ये अपने आप को दास्य के रूप में दिखाए हैं, सखा के रूप में भी दिखाए हैं और एक पत्नी के रूप में भी दिखाते हैं। तो ये विकल्प क जो है सही हो जाएगा। सूरदास की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में सही तथ्य है, यानी रीतिमुक्त जो काव्य है उसके संदर्भ में सही तथ्य क्या है उसके बारे में आपको विचार करना है। तो इस तरीका के प्रश्न यूजीसी नेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन पीजीटी TRE 1 में भी इस तरीका के प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी दृष्टि से हमको विचार करते हुए चलना है ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। तो रीतिमुक्त काव्य के संदर्भ में सही तथ्य है उसके बारे में विचार करते हैं। इसकी सभी रचनाएं मुक्तक रूप में है, तो मुक्त रीतिमुक्त का यही था, बिल्कुल सही है। यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित था, बिल्कुल सही है, अपना प्रेमानुभूति पर यह आधारित था। इसका श्रृंगार स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है, तो ये भी सही है। इसका यानी रीतिमुक्त के जो कवि होते थे वे स्वच्छंद और उदात्त भावना के थे, यानी तीनों के तीनों सही है। और सही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर है, क्योंकि रीतिमुक्त काव्यधारा की ये तीनों प्रवृत्तियां रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मतीराम के कृतित्व के संबंध में सही तथ्य है, यानी मतीराम की जो रचना है उसके बारे में सही तथ्य क्या है वो आपको बतानी है। तो ऐसा जो प्रश्न रहता है तो विकल्पों पे ही बनता है। तो सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। रजित राम में शब्दालंकारों का वर्णन है, तो ये भी सही है। वृत्त कौमुदी इनका पिंगल विषयक ग्रंथ है, ये भी सही है। रसराज श्रृंगार और नायिका भेद का ग्रंथ है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। अब पूछ देगा कि रसराज में किसका वर्णन है, तो नायिका भेद का ग्रंथ है, श्रृंगार और नायिका भेद का है। वृत्त कौमुदी का विषय क्या है, तो पिंगल विषयक है। रजत राम जो है किसका वर्णन है रजत राम में, तो शब्द अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इस तरीका से पूछा जा सकता है, या पूछ देगा मतीराम की कौन सी रचना नहीं है या कौन सी रचना है। तो देखिए एक प्रश्न में कितना है, हम कोशिश किए हैं एक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर और प्रश्न समाहित हो। तो इस तरीका के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 1 घंटा लगभग समय लगेगा और 80 प्रश्न हम लोगों को देखना है। इनमें से मार्क्सवादी आलोचक कौन है, आपको बताना है कि कौन है जो मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो मार्क्सवादी आलोचना का जहाँ भी बात होगा तो शिवदान चौहान पहले आएंगे, रामविलास शर्मा भी हैं और डॉक्टर देवराज, तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की जो है राजभाषा घोषित किया गया है। तो राजभाषा जो घोषित किया गया है वो अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसका सही क्रम क्या है, कैसे होते हुए वो हिंदी तक पहुंचा है। तो सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी हुआ है, यानी इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो इस तरीका के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि हिंदी के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है, तो अपभ्रंश हो जाएगा, अगर अपभ्रंश विकल्प नहीं तो प्राकृत। या फिर पूछ सकता है कि पाली के ठीक बाद की अवस्था क्या है, तो प्राकृत हो जाएगा। या पूछ सकता है कि अपभ्रंश के ठीक पहले की अवस्था क्या है, तो प्राकृत हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शब्दों में आपको फंसा सकता है, उलझा सकता है, क्योंकि परीक्षा का मतलब ही वही होता है। तो आप उससे घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये चीज़ को कहते हैं। तो उसको बचाना है और अपना जो है रिजल्ट पक्का करना है, मेरिट पक्का करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, यानी खड़ी बोली का जो प्रयोग है सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है आपको बतानी है। तो सबसे पहले जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है वो प्रेम सागर जो पुस्तक है उसी में किया गया है, यानी विकल्प का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, आपको बताना है कि वो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो 22 भाषाएं शामिल है संविधान की 8वीं अनुसूची में, उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। देखिए संथाली ये शामिल है, बोडो ये भी शामिल है, भोजपुरी ये नहीं शामिल है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, नागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है आपको बतानी है। तो नागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। हिंदुस्तानी जो शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है, ये जो कथन है वो किसके हैं आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपनी रचना में ये बात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकार का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है, यानी हिंदी कार्य के जो आदिकार हैं उसका अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है। तो अभिनय जयदेव से विद्यापति को जो है सम्मानित किया गया है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति मैथिली भाषा के जो हैं प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। साखी शब्दी दोहरी कही कहनी उपखान, भक्ति निसृपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण, किस कवि की पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां यहाँ दी गई है वो किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां यहाँ दी गई है ये तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक जो है वो गौण है, यह कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है वो किस आलोचक का है। तो जायसी के संबंध में ये जो बातें कहे हैं वो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का एक एक जो कथन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ संग्रहित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की है। रामचंद्र शुक्ल ने अग्रदास की कविता की तुलना किस कवि से की है आपको बतानी है। तो
तो अग्रदास की कविता की तुलना नंददास की कविताओं से की है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। विकल्प क ये सही हो जाएगा। इन्होंने ही ये बातें कही है, तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई भी स्टेट का आप टीजीटी, पीजीटी या टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ जो दिए जा रहे हैं काफ़ी जो है आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। इसको देखिएगा अंत तक और अपने जो है तैयारी को आंकिएगा। समकालीन कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समकालीन कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताने हैं। तो इसका जो प्रवर्तक है सरब श्री राम सिंह को माना जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंग बद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंग बद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? तो ये जो कहने वाले हैं वो मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध ऐसा कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। मुक्तिबोध जो है मार्क्सवादी रचनाकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है? कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है आपको बतानी है। तो नरेंद्र मोहिनी उनकी रचना है, कुसुमलता भी है और चंद्रकांता तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। चंद्रकांता संतति इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो तीनों रचनाएं जो है इनकी है देवकीनंदन खत्री का। इसी इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है आपको बतानी है। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। मेरा आंचल उपन्यास जो है उसी का बहुत प्रसिद्ध पात्र है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी का पात्र है। अब देखिए कितने चौराहे, मेरा आंचल, प्रतिपदी कथा, तीनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें मेरा आंचल है। मेरा आंचल का जो प्रकाशन है 1954 ईस्वी में होता है और इसका जो नायक है प्रशांत है और नायिका जो है कमला रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान में गांधी और मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने घुरा मिला दिया है, यह कथन किसका है? गोदान में गांधीवाद और मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने घुरा मिला दिया है, यह किसका कथन है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है वो बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह जो है ऐसी बातें गोदान के बारे में कहे हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले। इनमें कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? इसमें से कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो मनोविश्लेषणवादी कथाकार में अज्ञेय का नाम, जैनेन्द्र का नाम, ईराचंद्र जोशी, तीनों का नाम जो है बहुत प्रसिद्धि के साथ दिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। मनोविश्लेषण यानी मनोभावों पे रचे गए कहानी इनका होती है। जैसे अज्ञेय का लीजिए, तो इनकी कहानी एक है गैंग्रीन या रोज, तो इसमें मनोविश्लेषणवाद आया है। उसका जैनेन्द्र का लीजिएगा तो त्यागपत्र उपन्यास पढ़िएगा तो वैसा ही चर्चा हुआ है, इसलिए इनको जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार माना गया है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, कौन है आपको बताने हैं। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा गया था वो जेसुआ केटरर के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही VVI प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है, VVI प्रश्न है। जेसुआ केटरर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था, जिसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसका नाम था हिंदुस्तानी
पुरानी ग्रामर और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1698 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। जेसुआ केटरर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय रामचंद्र शुक्ल कब से कब तक माने हैं, आपको बताने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है वो 1868 से 1893 ईस्वी तक माने हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? यानी पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये जो बातें कही है, स्थापना की है, वो किनकी है? तो ये जो बातें कही गई है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। उनकी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात की गई है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो नेमिनाथ दास जो है सुमति गण की रचना है, बिल्कुल सही है। भारतेश्वर बाहुबली दास जो है सारिभद्र सूर्य का है, ये भी सही है। रेवंत गिरिदास विजय सेन सूर्य का है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है और नहीं पूछ रहा है तो पिक में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो है सुमेलित किए हुए हैं। तो इस तरीका के प्रश्न रहते हैं, पांचवा विकल्प फंसाते हैं, तो उससे आपको बचना है। अच्छे से पढ़ करके समझ करके जवाब को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को यानी पुष्पदंड या को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है, किस आलोचक को? तो ये जो मानने वाले हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। उनकी रचना जो है शिव सिंह सरोज, उसमें उन्होंने माना है पुष्य या पुंड को प्रथम कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया, आपको बताने हैं। तो ये जो करने वाले हैं वो जोइंदू हैं, जिसे जोगिंदर भी कहा जाता है कहीं कहीं नाम में। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ को जो है आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध और नाथ को अपनी साहित्य में प्रमुखता से स्थापित किए हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है, आपको बतानी है। तो आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है प्रमाद रासो है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से की रचना कौन है। तो परमार रासो की रचना जो है जगनिक की रचना है, परमार रासो। हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो सारंगधर हैं। और विसरदार जो है नरपति नार की रचना है, नरपति नार की रचना है, ये ध्यान में रखना है। तो परमार रासो को दूसरा नाम आल्हा खंड है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा उदर का वही है, तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम दास जो थे वो किसके दरबार में कवि थे, आपको बताने हैं। तो अकबर के नवरत्न में रहीम खान खन्ना का प्रमुख से स्थान था, यानी विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? यानी रामानुजाचार्य ने जो श्री संप्रदाय की स्थापना की थी उसमें किसकी उपासना की जाती थी, आपको ये बताने हैं। तो उसमें जो है विष्णु की उपासना की जाती थी, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, आपको बताने हैं। तो ये जो मानने वाले हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी जी ने ऐसा
माने हैं, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो है अंत तक बने रहिएगा। अंत में बताइएगा कि 80 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है। अब हम लोग आधा प्रश्न लगभग देख चुके हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है आपको बताने हैं। तो ये जो मत है भट्टरोदट का है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है आपको बतानी है। तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली जो लेखिका है महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं में नारी की व्यवस्था को दिखाते हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सी ग्रंथ लिखी है? कौन सी ग्रंथ लिखी है आपको बताने हैं। तो महादेवी वर्मा जो लिखे हैं वो श्रृंखला की कन्या लिखी है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, जिसमें भारतीय नारी की समस्याओं को उन्होंने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। तो ये 40 प्रश्न साहित्य के थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है 40 प्रश्न और देखेंगे, 80 प्रश्नों को इसमें अभ्यास करेंगे। 41वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी वर्णमाला में अन्न और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अन्न और अह क्या है, किसके श्रेणी में आता है? तो अन्न और आह जो है मुख्यतः जो है अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं, यानी अयोगवाह वर्ण अन्न और आह हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्न और आह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? यानी पूर्वी हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा है उसके किस वर्ग में रखा है आपको बतानी है। तो ये जो रखने वाले हैं प्राच्य के अंदर रखे हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? ये जो विचार है वो किस विद्वान का है? तो ये जो विचार है रामविलास शर्मा का है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारहबोधनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बारहबोधनी जो मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो उसका जो प्रकाशन होता था वो बनारस से होता था। विकल्प ग सही हो जाएगा, जो महिलाओं के लिए समर्पित पत्रिका थी। और इसका जो प्रकाशन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे, जिसका शुरुआत 1874 ईस्वी में होता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है बारहबोधनी पत्रिका के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? कौन जो है तार सप्तक के कवि नहीं है आपको बतानी है। तो तार सप्तक मतलब प्रथम सप्तक जो है उसकी बात की जा रही है। तो तार सप्तक के जो कवि हैं उनमें नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत भूषण अग्रवाल भी हैं, नेमिचंद्र जैन भी हैं, रामविलास शर्मा, तीनों के तीनों हैं। जो नहीं पूछा जा रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है? हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है? तो हिंदी नवरत्न में जो सर्वोच्च स्थान है वो तुलसीदास को दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब आता है हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु इसके रचनाकार हैं। मिश्र बंधु जो है इसके रचनाकार हैं, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में होता है। वो पुस्तक में तुलसीदास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी का जो सर्ग है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम जो है कर्म, इच्छा, ईड़ा, स्वप्न,
जो चिंता से शुरू होकर आनंद तक जाता है उसी में बीच में कर्म, इच्छा, एड़ा, स्वप्न ये जो है क्रम आता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग कामायनी के जो सर्ग हैं उसको जो है कर्म अनुसार याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रश्न इससे पूछा जाए तो गड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे से आंसर करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए नहीं का बात किया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रेहन पर रघु इसके लिए भी मिल चुका है, कितने पाकिस्तान इसके लिए भी मिल चुका है, इन्हीं हथियारों से इसके लिए भी मिल चुका है। तो नहीं पूछा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब रेहन पर रघु किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु। कितने पाकिस्तान जो है कमलेश्वर की रचना है, और इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है भोलानाथ तिवारी का है, व्याकरण आचार्य हैं। विकल्प ग इनका सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम कब बना आपको बताने हैं। तो राजभाषा अधिनियम जो बना है वो 1963 ईस्वी में बना है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। महेश की किताब इस वाक्य में कौन सा कारक है? महेश की किताब इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है संबंध कारक आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद शब्द किस रिंग का उदाहरण है? आशीर्वाद जो शब्द है वो कौन सा रिंग का उदाहरण है आपको बताने हैं। तो ये जो है पुल्लिंग शब्द है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है आपको बताने हैं। तो पता चल रहा होगा नम्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसमें तराबी सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और ह, ये जो है चारों उसमें व्यंजन है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंडल शब्द में संज्ञा है। मंडल शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो मंडल जो है पूरे समूह का बोध करवाता है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने कुछ नहीं खाया इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ जो शब्द है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है आपको बताने हैं। तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो व्याकरण अगर आपके पास नहीं है तो एक व्याकरण की किताब कोई सा रखिए, जिससे कि व्याकरण के शब्द जो है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता चल सके। पगड़ी शब्द है, कैसा शब्द है आपको बताने हैं। तो पगड़ी जो है देशज शब्द है, अपना देश में जन्म हुआ है जिसका, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, इस वाक्य का उदाहरण है। इस वाक्य का उदाहरण है, यानी ये जो है किस वाक्य का उदाहरण है आपको बताने हैं। तो ये जो उदाहरण दिया गया है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझ अभागे ने भी वही गलती की, यह किस पदबंध का उदाहरण है? मुझ अभागे ने भी वही गलती की, यह जो है किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो है सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, यानी संज्ञा के बदले यहाँ जो है आता है तो सर्वनाम पदबंध है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है? बहु बेटी शब्द जो है उसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। परम ओजस्वी
पदों की संधि है। यानी ये दोनों जो पद मिल करके कौन सा शब्द का निर्माण करेंगे आपको बताने हैं। तो ये दोनों जो शब्द मिलेंगे तो परमोजस्वी शब्द बनेंगे, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, ये जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या है? ना कारण होगा ना कार्य होगा, ऐसा नहीं है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऐसा भी नहीं। काम ना जानना और बहाना बनाना, बिल्कुल सही है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ मरना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मरना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बतानी है। तो जीत मान लेना बिल्कुल गलत, खुशी मान लेना बिल्कुल गलत, बात बन मानना बिल्कुल गलत। इसका हाथ मरना मतलब अफसोस करना या पछताना, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है? गमन शब्द का विलोम या उल्टा क्या है? तो बेमन बिल्कुल गलत है, द्विधागमन ये भी नहीं, प्रस्थान ये भी नहीं। तो गमन का जो विलोम शब्द है उल्टा है, तो गमन का आगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुलाब शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो गुलाब प्रत्यय जो आया है गुलाब शब्द में, उसमें आव प्रत्यय आया है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खर का अनेकार्थी नहीं है? खर का अनेकार्थी नहीं है आपको बताना है। तो अनेकार्थी का जब बात आएगा तो नहीं पूछा जा रहा है। खर मतलब गधा, तिनका एक राक्षस यानी खरदूषण जो था। तो तीनों के तीनों सही हैं, नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द आता है उसके लिए आपको बताने हैं। तो विशेषज्ञ उसको कहा जाता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं 8 भेद होते हैं, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द का जो उदाहरण है विकल्प क यानी पीड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताने हैं। तो प्र उपसर्ग इसमें है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण जो है वो किनकी रचना है आपको बताने हैं। तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की रचना है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राय श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों में कौन सा गुण होता है? प्राय श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और हास्य रस में कौन सा गुण होता है? तो इन रसों में जो गुण होता है वो माधुर्य गुण होता है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित कार्य रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सी शब्द शक्ति आई है आपको बताना है। तो इसमें जो है रक्षण दिखा करके बात की गई है, यानी विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। रक्षणा शब्द शक्ति यहाँ आया हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव है? निम्नलिखित में कौन जो है संचारी भाव है आपको बताने हैं। तो जड़ता भी है, गर्व भी है, निर्वेद भी है,
तीनों संचारी भाव है, यानी इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। अब आप लोग बताइए संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो इसकी जो संख्या है 33 संचारी भाव माने गए हैं। विकल्प इसका सही आंसर घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं संचारी भाव हैं। संचारी भाव अगर पढ़िएगा रस, तो उसमें आपको जो है ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो अगर नहीं देखें तो टॉपिक मेरे चैनल पे दिया हुआ है या आगे बताया जाएगा, इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने क्षर नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। क्षर नामक संचारी भाव को प्रचारित किसने किया है। तो ये ऐसा करने वाले जो हैं देव हैं, जो 33 संचारी भाव थे, तो ये क्षर को भी प्रचारित करके 34वां संचारी भाव के रूप में स्थापित किया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें एक उत्साह मिलती है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तरक पत्रक में अंकित कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। विद्यार्थी काल में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। जो मन लगाकर पढ़ाई कर देता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उसका स्वस्थ मानसिक विकास भी होता है। जिस प्रकार शुरू से ही पौधों की अच्छी देखभाल करने से समय से उसमें खरपतवार निकल कर ज़रूरत के अनुसार खाद पानी डालने से उसमें अच्छे किस्म के फूल आते हैं, इन फूलों से वातावरण सुरम्य और सुरभित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम अनुशासन समय एवं नियम के साँचे में ढल जाता है, वह भविष्य में सुयोग्य नागरिक बनकर अपने राष्ट्र का कल्याण करता है। अब जो है इसको से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। गद्यांश का एक नियम है कि गद्यांश जैसे कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। अपने दिमाग से या अपने मन से कुछ जोड़ना नहीं, समझना नहीं। वो रात को दिन कहेगा तो दिन माना जाएगा, यानी जैसे वो कहेगा उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। चाहे गलत को गलत ही क्यों ना बोले, या गलत को सही क्यों ना बोले, या सही को गलत क्यों ना बोले, यानी जैसे वो कहेगा वैसा ही जवाब देना है। अपना कुछ मन से जोड़ घटाव नहीं करना है। तब देखिए यहाँ दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है विद्यार्थी जीवन का महत्व, ज्ञान और जीवन, संस्कार और जीवन। तो यहाँ आप समझिएगा तो समझ में आ रहा होगा कि विद्यार्थी जीवन के बारे में बात किया गया है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संस्कार जीवन भर अमिट रहता है। कौन सा संस्कार जो है जीवन भर अमिट रहता है। तो विद्यार्थी काल का जो संस्कार है वो जीवन भर अमिट रहता है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मन लगाकर पढ़ाई करता है उसे क्या प्राप्त होती है। जो मन लगाकर पढ़ाई करता है उसे क्या प्राप्त होती है। तो उसे जो प्राप्त होती है वो धन भी नहीं प्राप्त होती है, संपत्ति नहीं सकती, ऐसा बात नहीं किया गया है। तो इसमें जो है ज्ञान की बात की गई है, तो विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मन लगाकर पढ़ता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन भविष्य में सुयोग्य नागरिक बनता है। तो सुयोग्य नागरिक जो बनता है वो जो श्रम अनुशासन समय और नियम को साँचे में ढल जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सुयोग्य नागरिक बन किसका कल्याण करता है। तो सुयोग्य नागरिक बन करके अपने राष्ट्र का कल्याण करता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए आप अपना मन से लगेगा कि वो घर का कल्याण भी करता है, अपने भी कल्याण करता है, तो ये आपके मन की बात हो गई। आपको देखना है गद्यांश में चर्चा किसका किया गया है, तो राष्ट्र के कल्याण की बात की गई है, इसी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में गद्यांश बनाते समय ध्यान में रखिएगा, तभी गद्यांश सही होगा 5 में 5। तो आज जो था मैंने प्रैक्टिस सीट 9 का अभ्यास करवाया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को जो है गति प्रदान करेगा और आपके लिए जो महत्वपूर्ण साबित होगा।
तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 2 का चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर स्टेट पेपर 1 का चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको जो है PDF डाला हुआ है, डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। हम भी आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी जो हम जुड़े हैं हमसे अपने मेहनत और मेरे मार्गदर्शन में जो है बिहार में एक शिक्षक के रूप में अपने को जो है प्रतिष्ठापित कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए इतना देर तक बहुत बहुत धन्यवाद।